हेलो। गुड इवनिंग यू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो क्लास लेंगे वो है पार्टनरशिप। जो तुम लोगों का क्लास 12 का जो सिलेबस है अकाउंटेंसी, उसका जो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, उसका आज फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फीचर्स बेसिकली क्या होता है? फीचर्स हम लोग जो फीचर्स मतलब एक पार्टनरशिप में क्या फीचर्स होता है, तो ये एग्जांपल हम ले सकते हैं। सपोज तुम्हारे पास जो मोबाइल फ़ोन है और लैपटॉप है, कुछ भी हो सकता है। सपोज मान लो कि तुम्हारे पास एक मोबाइल फ़ोन है। उस मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, उसके बाद मतलब मोबाइल फ़ोन से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सपोज दैट हम लोग गाना सुन सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये जो कुछ है ना, वो क्या है, वो उस मोबाइल फ़ोन का फीचर्स है। ठीक है। किसी किसी फ़ोन में क्या होता है, जस्ट रिकॉर्डिंग भी नहीं होता है, कॉलिंग भी नहीं, मतलब कॉलिंग होता है सपोज दैट, और इंटरनेट वगैरह नहीं होता है। तो उसका रेडियो एफएम ये होता है, तो नॉर्मल होता है। ये उस फ़ोन का क्या होता है, एक फीचर्स होता है। सेम थिंग्स यहाँ पर भी क्या होता है, एक पार्टनरशिप फार्म में भी क्या होता है, कुछ बहुत सारे फीचर्स होता है। ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग आज क्लास करेंगे। तो बेसिकली हम लोग जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर्स क्या है, पार्टनर्स फार्म्स क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में देख लिया। ठीक है। तो ये तो तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका पीडीएफ तुम लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ओके। देन जो फर्स्ट ये जो बात है ना, बेसिकली देखो एसेंशियल्स फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फार्म। तो एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फार्म मतलब वहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स होता है। नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब क्या होता है कि एक फार्म के अंदर कितना मतलब एक पार्टनरशिप फार्म के अंदर हम लोग कितना मेंबर वहाँ पर रह सकते हैं। सपोज दैट फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि हम लोग मिनिमम जो मेंबर्स होता है वो तो हम लोग जानते हैं कि भाई वहाँ पर 2 मेंबर होता है। पार्टनरशिप मतलब 2 मेंबर होता है। एक रिलेशन मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में बोला कि एक रिलेशन जब भी शुरू होता है तो वहाँ पर मिनिमम कितना पर्सन चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन चाहिए। तो सेम थिंग्स यार कि जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप बिजनेस है, तो उसी बिजनेस में क्या है कि मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। ओके, मिनिमम 2 मेंबर्स। मतलब बिजनेस करोगे तो मतलब ऐसे कि पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग तुम लोग मतलब बिजनेस करोगे तो तुम लोगों को मिनिमम कितना मेंबर होना चाहिए, 2 मेंबर होना चाहिए। एंड मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम है 50 मेंबर्स। बट इसमें थोड़ा जान लो कि पहले जो मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी एक बात सुनो कि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो है 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932। उसके अकॉर्डिंग एंड नंबर 2, जो इंडिया का जो पहला मतलब पुराना जो कंपनीज एक्ट था जो 1956, तो कंपनीज एक्ट 1956 जो था, अभी वो ये चेंज हो गया। ठीक है। उसमें क्या बोला था कि सपोज मान लो कि तुम लोग क्या करोगे, पार्टनरशिप बिजनेस करोगे। तो पार्टनरशिप हम लोग 2 सेक्टर्स में बिजनेस कर सकते हैं। एक है बैंकिंग सेक्टर्स, एक है नॉन बैंकिंग सेक्टर्स। नॉन बैंकिंग सेक्टर्स मतलब जनरल सेक्टर्स, मतलब जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मतलब प्रोडक्शन सेक्टर्स हो सकता है, सेलिंग सेक्टर्स हो सकता है, कुछ भी टेक्सटाइल सेक्टर हो सकता है, कुछ भी एरिया हो सकता है। ठीक है। और एक सेक्टर से बैंकिंग सेक्टर्स। ठीक है। तो 2 सेक्टर्स होता है नॉर्मल, एक है बैंकिंग, एक है नॉन बैंकिंग। तो नॉन बैंकिंग जो भी तुम टेक्सटाइल शॉप्स कह सकते हो, मेडिसिन का शॉप कह सकते हो, मेडिसिन प्रोडक्शन हाउस कह सकते हो। ठीक है। ये जो कुछ भी है ना, ये सब कुछ क्या है, नॉन बैंकिंग सेक्टर से, नॉन बैंकिंग सेक्टर्स फार्म से। और एक फार्म क्या है, बैंकिंग सेक्टर्स। इसके ये 2 चीज़ मतलब तुम पार्टनरशिप में क्या करो, तुम लोग क्या करोगे, तुम लोगों का जो मेन बिजनेस फार्म है वो है बैंकिंग। मतलब तुम लोग क्या करोगे, बैंक ओपन करोगे। तो वो जो बैंक ओपन करोगे देन उसके अंदर तुम लोग क्या करोगे, मतलब पार्टनरशिप के अंदर तुम लोग बैंक एक्टिविटी करोगे। ठीक है। ये है तुम लोगों का नॉर्मल बात। क्लियर माय पॉइंट? तो बट इसके बारे में क्या बोला था, जो 1956 कंपनीज एक्ट था एंड जो पार्टनरशिप एक्ट है बेसिकली 1932, उसमें क्या बोला था कि मिनिमम, ध्यान से सुनो, मिनिमम जो मेंबर है वो जनरल एंड बैंकिंग, मतलब बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सेक्टर्स दोनों के लिए मिनिमम मेंबर होना चाहिए 2। एंड मैक्सिमम नॉन बैंकिंग सेक्टर्स के लिए था 20। ओके। नॉन बैंकिंग सेक्टर्स के लिए था 20 एंड बैंकिंग सेक्टर्स के लिए था 10। ये पहले वाला था। ओके। क्लियर माय पॉइंट? तो इसमें ध्यान में रखना कि मिनिमम क्या बोला,
2 और बैंकिंग सेक्टर्स होगा तो मैक्सिमम 10 एंड नॉन बैंकिंग सेक्टर्स होगा तो मैक्सिमम 20। वो था 1956 एंड 1932 का जो कंपनीज एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट है उसका जो लॉ था उसमें ये बोला था। देन जो 2013 में मतलब 1956 से लेकर अप टू 2030 तक जो इंडिया का जो कंपनीज एक्ट था ये बहुत बार अमेंडमेंट हुआ, मतलब इतना बार अमेंडमेंट हुआ कि होते होते मतलब देन उसको क्या किया जो बहुत सारे मतलब बहुत बार क्या हुआ इसका अमेंडमेंट हुआ। तो देन 2013 में इसको क्या कर लिया पूरा मतलब ह्यूज बाल्क अमाउंट में ये इसका अमेंडमेंट हुआ। तो देन इसको ये जो लॉ था जो कंपनीज एक्ट था पहले वाला उसको चेंज करके उसके जगह में न्यू जो लॉ एक्ट है वो कंपनीज एक्ट वो 2013 लेके आए। ठीक है, इस 2013 में क्या बोला कि पार्टनरशिप फार्म में मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए एंड मैक्सिमम 200। ओके, माय पॉइंट, इसको ध्यान में याद रखना। बट बाद में 2014 में यहाँ पर क्या हुआ गवर्नमेंट सेक्टर से, तो वहाँ पर यहाँ पर क्या बोला कि मैक्सिमम मिनिमम तो 2 मेंबर्स है एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स है, बोथ द केस ऑफ जनरल एंड एज वेल एज बैंकिंग सेक्टर्स। पहले वाला तो जो बैंकिंग सेक्टर्स था मैक्सिमम कितना था 10 एंड अभी जो बैंकिंग सेक्टर्स एंड नॉन बैंकिंग सेक्टर्स, जनरल सेक्टर्स एंड बैंकिंग सेक्टर्स दोनों के लिए क्या बोला कि मैक्सिमम मेंबर होना चाहिए 50 एंड मिनिमम है 2। बट ये कब आया 2014 में। 2013 में क्या बोला था कि मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। ओके, इसको ध्यान में याद रखना। अच्छा, इसके ऊपर ज़्यादा मेंबर जो अभी फ़िलहाल जो मेंबर है वो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 है, इसको याद रखना। और ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा वो इलीगल एसोसिएशन हो जाएगा, इसको याद रखना। ठीक है, कि बोला देखो द 10 मेंबर लिमिट फॉर बैंकिंग वाज रिक्वायरमेंट अंडर द प्रीवियस कंपनीज एक्ट। जो पहले वाला जो इंडिया का कंपनीज एक्ट था उसमें 1956 ऑल्सो देयर आर डिफाइंड द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस वहाँ पर बोला था, बट अभी ये चेंज हो गया। क्लियर? देन नाउ नंबर 2 एग्रीमेंट। तो बेसिकली पार्टनरशिप फार्म में ये किसी भी सेक्टर्स किसी भी एरिया में हम लोगों के बीच में क्या होता है एक एग्रीमेंट होता है। कुछ भी हम लोग काम करें तो मतलब वहाँ पर काम का जो एक होता है एक्सेप्टेंस, एक होता है रिजेक्शन, 2 चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पर जो एक्सेप्ट और रिजेक्शन के मैटर आता है कि सपोज मान लो कि एग्रीमेंट क्या है, मतलब 2 पार्टी के बीच में एक क्या होता है 2 पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं नॉर्मली कह सकते हैं सौदा। ओके, इसको याद रखो। ओके, जैसे कि सपोज फॉर एन एग्जांपल हम लोग कभी कभी सुने हैं कि जैसे कि हिंदू मैरिटल जो एक्ट है, जैसे कि हिंदू जो रिवाजों के अकॉर्डिंग क्या होता है शादी वगैरह होता है, तो वहाँ पर शादी वगैरह कैसे होता है 2 पार्टी रहता है, एक है ग्रूम का पार्टी और एक है ब्राइड का पार्टी। 2 पार्टी हो रहता है तो दोनों पार्टी जो रूल्स एंड रेगुलेशन से हम लोग का कुछ जो रिचुअल्स वगैरह है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर शादी होता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी एक एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट कि दोनों जो ये जो देखना कि शादी का मतलब जहाँ पर शादी होता है वो एक दूसरे को मतलब गॉड को प्रॉमिस मतलब गॉड को सामने रख के क्या करते हैं हम लोग सोसाइटी के सामने हम लोग प्रॉमिस करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है ये भी एक डीड है, ये भी एक एग्रीमेंट है कि मतलब मैं तुम्हारा पूरा ज़िंदगी भर ख्याल रखूँगा। ठीक है, एक साथ पूरा ज़िंदगी हम लोग आफ्टर और डेथ हम लोग क्या करेंगे एक साथ हम लोग मतलब एक साथ रहेंगे। ठीक है, जो भी आएगा लाइफ में जो भी आएगा सब मतलब एक साथ ही हम लोग देखेंगे। ये था मतलब पहले वाला मतलब नॉर्मली सॉरी ये भी एक क्या है एग्रीमेंट है, डीड है। ओके, और एक सपोज मुस्लिम के यहाँ पर भी देखते हो हम लोग वहाँ पर क्या होता है ब्राइड एंड ग्रूम दोनों एक दूसरे को क्या बोलता है कबूल कबूल बोलता है। तो ये भी क्या है ये भी बेसिकली ये भी दोनों के बीच में एक डीड हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है। क्लियर माई पॉइंट? तो ये जो एग्रीमेंट है सेम थिंग्स ये एग्रीमेंट कहाँ होता है जैसे कि तुम लोग जैसे कि एग्रीमेंट एक होता है ओरल एग्रीमेंट, एक होता है रिटन एग्रीमेंट। ओके, जैसे कि मान लो कि जब
शादी होता है, रिचुअल्स मतलब शादी का जो रिचुअल्स वगैरह होता है वो देखना कि रिलेटिव ब्राइड एंड ग्रूम का दोनों पार्टी एक साथ एक ही एरिया में आते हैं। देन वहाँ पर उसी साइड में क्या करते हैं, नेबर्स रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उनके बीच में जो हिंदू रिचुअल्स है एंड सेम अदर्स रिलेटिव्स का जो रिलीजन से उनका जो रिचुअल्स है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, लोगों के सामने शादी होता है, मैरिज होता है। तो वहाँ पर जो मैरिज होता है वो नॉर्मली क्या होता है, वो किसी किसी एरिया में मतलब रिटर्न फॉर्म में होता है, किसी किसी एरिया में ओरल फॉर्म में होता है। जो हिंदू बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट में हम लोग जो लोगों के सामने है रख के क्या करते हैं, शादी वगैरह करते हैं ना, तो वो है क्या, नॉर्मली वो है ओरल एग्रीमेंट, ओरल डीड मतलब ओरल, ओके, और वर्बल कह सकते हो। और ना और एक क्या हो सकता है, जैसे कि सपोज मान लो शादी कर लिया तो लोग कुछ दिन बाद क्या करते हैं, लोग कुछ दिन बाद कि वो उन लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट निकलते एसडीएम ऑफिस से हो या डीएम ऑफिस से, ठीक है। तो वो वहाँ पर लोग जाके क्या करते हैं, वहाँ पर लोग जाके रिटर्न फॉर्म में रखते हैं। मतलब रिटर्न फॉर्म में क्या कहते हैं, एक तो हुआ कि रिचुअल्स में हुआ, हिंदू रिचुअल्स में हुआ या अदर्स रिलीजन का जो रिचुअल्स है उसमें हुआ। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, वो तो ओरल हुआ था, बट यहाँ पर क्या होगा, अभी से रिटर्न फॉर्म में होगा। मतलब जिस दिन रिटर्न फॉर्म में, मतलब हम दोनों इसी मतलब एक रिटर्न फॉर्म में लिख रहे हैं कि भाई हम दोनों क्या कर रहे हैं, मतलब हम दोनों आज से लीगली हस्बैंड वाइफ है, ओके, लीगली हस्बैंड वाइफ। तो जैसे कि सपोज पहले के टाइम पर हम लोग सुनते थे, फिल्म में भी देखते थे, क्या लोग क्या करते थे, लोग मतलब किसी का अंगूठा छाप लगा के हाँ उसका पूरा जो ज़मीन है उसको हड़प लेते। तो ये भी था ना, तो इसको याद रखना। तो एक चीज़ ध्यान से याद रखना कि पार्टनरशिप फंड में एग्रीमेंट होता है, मतलब एग्रीमेंट कभी भी दो तरह के होता है, एक होता है रिटर्न, एक होता है ओरल। बट एक चीज़ को याद रखना कि रिटर्न फॉर्म को लीगलाइज, मतलब रिटर्न फॉर्म होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट एक चीज़ मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होना, डीड इंपॉर्टेंट नहीं, डीड मतलब क्या, रिटर्न डीड इज इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, रिटर्न डीड इज नॉट ए मैंडेटरी। बट डीड तो होता है दोनों के बीच में, दो पार्टनर, दो फ्रेंड्स, उनके बीच में क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं ना। तो सेम थिंग्स, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो डीड हो सकता है क्या, ओरल डीड, बट ओरल डीड उतना मतलब ये फ़ायदा वाला नहीं होता है जो रिटर्न डीड में होता है। रिटर्न डीड में क्या होता है, जो ईच एंड एवरीथिंग हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, वहाँ पर डिटेल क्या होता है, मतलब लिखा रहता है कि रिटर्न फॉर्म में क्या क्या होगा, फार्म कैसे चलेगा, उसका रेशियो वगैरह क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। हाँ, तो ड्राइंग्स के ऊपर या कैपिटल के ऊपर उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट होगा, रेमुनरेशन कितना होगा, सैलरी बोनस ये कैसे मिलेगा। हाँ, तो ये फार्म का ऑब्जेक्टिविटी क्या है, नेचर ऑफ द फार्म क्या है। तो ये पूरा हम लोग कहाँ लिखा रहता है कि वो डीड में लिखा रहता है। बट ये तो मैंने प्रूफ रहता है, ठीक है ना। तो बट अभी मान लो कि ओरल फॉर्म में हुआ, अभी मान लो कि ओरल फॉर्म में हुआ, तो ओरल फॉर्म में होगा तो इसका कोई क्या नहीं रहेगा, इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं रहेगा। मान लो कुछ भी हो सकता है ना, इसका कोई प्रूफ नहीं रहेगा। तो प्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी सपोज मान लो हो सकता है पार्टनर्स के बीच में कुछ दिन बाद क्या हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो तुम लोगों ने क्या किया, ओरल एग्रीमेंट किया। मतलब ओरल एग्रीमेंट का कोई कोर्ट में जब जाओगे तो बोलोगे कि सर इसके मतलब मैं और हम दोनों मिलकर क्या किया, ऐसा ऐसा बिजनेस करने का सोचा था और ऐसा ऐसा किया। हाँ, तो देन कोर्ट बोलेगा भाई तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, कुछ रिटर्न फॉर्म में कुछ है, बोलेगा नहीं। तो ये जो नहीं होगा ना, तो देन उसके बाद मतलब उससे कुछ नहीं होगा। तो रिटर्न फॉर्म इम्पोर्टेंट। तो पहले वाला जो हम लोग देखते थे ना, जो अनपढ़ लोग थे, तो उन लोगों को क्या करते थे, जो स्लेवरी कह सकते हो, जो पुराना टाइम का जो लोग थे ना, वो लोग क्या करते थे, जमींदार लोग वगैरह, वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो स्लेवरी है, जो लेबर है, जो पुअर फैमिली से है और कुछ भी नहीं है, उन लोगों का जो कुछ भी था वो लोग अंगूठा छाप लगा लेते थे। हाँ, तो उसके ऊपर वो लोग खुद का जैसा सोचता है वैसा ही लिखते थे। तो ऐसे वो लोग हड़प लेते, मतलब
कोर्ट में जाएंगे तो वो पेपर वो जमींदार लेके बोलेगा, देखिए ये पर्सन मुझे ये ज़मीन मतलब बेच दिया, इतना पैसा में बेच दिया, इसका अंगूठा छाप, इसका पूरा ईच एंड एवरीथिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोर्ट में ये क्या हो जा सकता है, प्रूफ हो सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, इसके लिए पार्टनरशिप फार्म में क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पार्टनरशिप फार्म में एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट इज इम्पॉर्टेंट। Okay, my point is clear. Then purpose of agreement, the main purpose is to be carry on business and earn profit. तो बेसिकली क्या हम लोग का जो पर्पस ऑफ एग्रीमेंट, मेन पर्पस क्या है, जो जो बिजनेस है इसको आगे ले जाने के लिए। ओके, एंड देन प्रॉफिट अर्न करना। एक्चुअली तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिविटी होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, ये होता है। देन पर्पस ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप फार्म मस्ट बी फॉरवर्ड टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी। एक चीज़ यहाँ पर लॉफुल बोला, मतलब ऐसा इलीगल काम नहीं हो सकता। मतलब हम लोगों ने आके क्या किया, पार्टनरशिप फार्म में आके बिजनेस कर रहा हूँ हम लोग, तो बट हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, मतलब हम लोगों ने सोचा कि मतलब इलीगल काम कर ले, हाँ कुछ मतलब इलीगल काम जो सोसाइटी का हार्मफुल होगा, सोसाइटी के ऊपर हार्मफुल होगा, ऐसा काम कर ले, वो ऐसा काम नहीं होगा। लॉफुल होना चाहिए बिजनेस में, क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। इसको याद रखना। प्रॉफिट अर्निंग, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। इट इज़ नॉट फॉर्म्ड फॉर ए चैरिटी और सोशल सर्विस। सोशल सर्विस हो जाएगा तो, और चैरिटी हो जाएगा तो वो एनजीओ का होगा, ठीक है। बट बिजनेस सेक्टर्स में भी क्या होता है, बिजनेस जब हम लोग बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस सेक्टर्स में भी क्या होता है, कुछ CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब चैरिटी कर सकते हैं। मतलब मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हो गया तो देन मैंने क्या कर दिया, कुछ चैरिटी कर दिया, या मैंने कुछ सोशल सर्विस कर दिया। तो ये क्या है, ये तो मेरा बिजनेस का मेन एक्टिविटी नहीं है और मेन ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। तो मेन ऑब्जेक्टिविटी बिजनेस का क्या है, बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिविटी बिजनेस का है प्रॉफिट मेकिंग, टू मेक प्रॉफिट। इसको याद रखना, ठीक है। तो पार्टनरशिप फार्म का भी हम लोग पार्टनरशिप फार्म में पैसा लगाया, इतना पैसा लगाया, क्यों लगाया, तो टू मेकिंग प्रॉफिट, ओके। देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इसको याद रखना। तो प्रॉफिट्स और लॉसेस आर शेयर्ड अमंग पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, ओके। इसको याद रखना कि मैं जो जो बोलूँगा इसको याद रखना कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो होगा ना, तो ये बेसिकली जो हम लोग का जो एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप फार्म, एग्रीमेंट मतलब रिटर्न एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट को जायज़ नहीं होगा, रिटर्न एग्रीमेंट। तो रिटर्न एग्रीमेंट में पूरा डिटेल्स लिखा रहता है। बट क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मतलब हम लोग दो चीज़ हो सकता है पार्टनरशिप फार्म में, क्या हो सकता है, डीड हो सकता है, अब फिर डीड नहीं भी हो सकता है। डीड हो सकता है मतलब रिटर्न डीड, और डीड नहीं हो सकता मतलब ओरल डीड, इसको याद रखना। तो डीड होगा तो डीड के अकॉर्डिंग जो जो कुछ बोला होगा कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा, लॉसेस कैसे होगा, मतलब जो भी लॉसेस होगा या प्रॉफिट होगा उसको कैसे हम लोग शेयर करें, शेयर एंड बियर करें, तो उसका रेशियो के बारे में पूरा लिखा रहेगा। कहाँ पर, उसका रेशियो के बारे में पूरा लिखा रहेगा इसके अंदर, डीड के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर, ओके। सपोज मान लो कुछ रेशियो हो सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो सकता है कि मान लो उन लोगों ने एक रेशियो बना लिया 3:2:1, सपोज दैट ये फार्म में 3 पार्टनर है ABC, तो उन तीनों का जो रेशियो उन लोगों ने बनाया कि 3:2:1 ये हो सकता है। और उन लोगों ने बोला कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। लॉस जितना होगा उसका भी हम लोग इक्वली कर लेंगे। तो ये कहाँ लिखा रहता है, ये लिखा रहेगा रिटर्न फॉर्म में, ओके। और जो और भी लिखा रह सकता है कि हम लोगों ने जितना कैपिटल दिया, जो जितना कैपिटल दिया उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, शेयर होगा, ओके। फॉर एग्जांपल किसी पार्टनर ने 20 लाख दिया, किसी पार्टनर ने 15 लाख दिया, किसी पार्टनर ने क्या दिया 10 लाख दिया। तो उनका जो रेशियो आएगा, जो कैपिटल का रेशियो आएगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो लोग मतलब उन लोगों का जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको शेयर एंड बेयर करेंगे, ठीक है। जैसे 20 लाख एंड 15 लाख एंड 10 लाख, तो क्या हो जाएगा 4:3:2। तो 4:3:2 के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करेंगे, उनका जो प्रॉफिट होगा और जो लॉस होगा वो लोग डिवाइड कर लेंगे, ओके, एंड ऑफ द ईयर। ये इसको याद रखना। देन अभी एग्रीमेंट नहीं होगा, मतलब इफ़ नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट, मतलब एग्रीमेंट नहीं होगा, मतलब एग्रीमेंट नहीं होगा मतलब रिटर्न डेट नहीं होगा। तो देन कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट जो भी हो जाए, मतलब प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, ये जो प्रॉफिट हो या लॉस हो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली होगा, ओके। मतलब पार्टनरशिप फार्म में एग्रीमेंट, इफ नो एग्रीमेंट राइज, तो देन उनका जो प्रॉफिट होगा और लॉस होगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली।
अभी मान लो किसी पार्टनर ने 20 लाख दिया, किसी पार्टनर ने 15 लाख दिया, किसी पार्टनर ने 10 लाख दिया, बट उन लोगों के बीच में क्या नहीं हुआ, उन लोगों के बीच में कोई डीड नहीं हुआ। क्लियर माई पॉइंट? उन लोगों के बीच में क्या नहीं हुआ, कोई डीड नहीं हुआ। डीड मतलब रिटर्न डीड नहीं हुआ। तो क्या होगा अभी, तो रिटर्न डीड नहीं हुआ, तो अभी इसके लिए वो लोग का जो प्रॉफिट होगा और लॉस होगा, सपोज मान लो उन लोगों का लॉस प्रॉफिट जो भी होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली होगा। ओके, सपोज मान लो उस फार्म का प्रॉफिट हुआ कितना, सपोज हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं 3 लाख प्रॉफिट हुआ, सपोज एग्जांपल 3 लाख प्रॉफिट हुआ उस साल। तो 3 लाख प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, वो जो सपोज ए ने बोला कि मैंने ज़्यादा कैपिटल दिया, मतलब मैंने 20 लाख दिया और सी तुम तो 10 लाख दिए, तो इतना कैपिटल, इतना पैसा तुमको नहीं दे पाएंगे। ओके, मतलब ये यहाँ पर वो रेशियो नहीं होगा 4:3:2, ऐसा रेशियो नहीं होगा यहाँ तो, मतलब ऐसा नहीं होगा, ऐसे ही होगा। मतलब सी ने बोला कि, सपोज मान लो सी ने बोला कि ऐसा नहीं होगा, और ए ने बोला भाई 4:3:2 के अकॉर्डिंग ही होगा, मतलब मैंने ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब कैपिटल यहाँ पर दिया सो दैट मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। और बी ने बोला, बी उसके बाद मुझसे कम दिया तो बी को मुझसे कम मिलेगा, एंड तुम तो और भी कम दिया तो सो दैट तुमको और भी कम मिलेगा प्रॉफिट। बट यहाँ पर क्या हुआ, सी ने बोला नो, यहाँ हम लोगों के बीच में क्या नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ, सो दैट अभी जितना भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, इक्वली होगा। तो कोई पार्टनर 20 लाख दे और कोई पार्टनर 2 लाख दे, ठीक है, बट प्रॉफिट जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसको याद रखना। नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या है कि एक फार्म का एक ऑब्जेक्टिविटी होता है, उनका ड्यूरेबिलिटी होता है, ठीक है ना। ड्यूरेबिलिटी जैसे कि सपोज मान लो कि हम लोग मोबाइल में या जैसे कि रिमोट पे बैटरी लगाते हैं, ओके ना, बैटरी यूज़ करते हैं, तो बैटरी का भी एक ड्यूरेबिलिटी होता है ना, बैटरी का भी एक ड्यूरेबिलिटी होता है कि हम लोग जैसे कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन का ड्यूरेबिलिटी कितना है, मतलब हम लोग ये मोबाइल फ़ोन को ये 100% चार्ज देने के बाद कितना टाइम ये चलेगा, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। ओके, सेम थिंग्स। तो पार्टनरशिप फार्म में बहुत सारे ड्यूरेबिलिटी का बहुत सारे रीज़न हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे रीज़न हो सकता है। ओके, जैसे कि सपोज मान लो कि पार्टनरशिप फर्म में क्या हो सकता है ना, उन लोगों ने क्या बोला, कोई भी एक कंस्ट्रक्शन जो उनका काम लिया, ओके, सपोज मान लो वो काम 2 साल में ख़त्म हो जाएगा, तो उन लोगों का दो तीन पार्टनर मिलकर क्या किया, उन दोनों तीनों मिलकर पार्टनर्स और 2-3 मिला के क्या किया, वो लोग कंस्ट्रक्शन काम लिया। तो उसका जो ऑब्जेक्टिविटी होगा, उन लोगों का जो ऑब्जेक्टिविटी होगा वो कैसे होगा, मतलब 2 साल तक ये काम होगा, तो देन तो आफ्टर 2 ईयर्स ये काम खत्म हो गया, तो देन ये बिजनेस उसका जो उनका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो सकता है। क्लियर माई पॉइंट? वो भी क्या हो सकता है, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो और क्या हो सकता है, जैसे कि वो उन लोगों का जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है, मतलब 2 दिन का काम करेंगे, 2 दिन के बाद ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकता है, कभी भी डिसॉल्व हो सकता है, मतलब वो लोग उसका ड्यूरेबिलिटी लिख लेते हैं कि भाई कैसे कैसे होगा। मान लो कि किसी पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा, किसी पार्टनर्स का क्या हो सकता है, किसी पार्टनर्स का मान लो किसी पार्टनर्स का डेथ हो गया, तो एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स है, रिमेनिंग जो पार्टनर्स है, वो लोग मतलब सोच रहे हैं कि ये हम लोग ये पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो डिपेंड्स ऑन देम। ओके, जो रिमेनिंग पार्टनर्स रहेगा उसके ऊपर डिपेंड्स होता है, मतलब कोई पार्टनर डेथ हो गया तो उसके ऊपर क्या होगा, ठीक है। इंसॉल्वेंसी कभी भी क्या हो सकता है, इंसॉल्वेंसी लोग इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। इंसॉल्वेंट वन काइंड ऑफ क्या है, मतलब उनका फाइनेंशियली वो क्या हो जाता है, कोर्ट के मतलब कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो लोग क्या हो जाता है, वन काइंड ऑफ फाइनेंशियली नेकेड पर्सन हो जाता है फाइनेंशियली नेकेड पर्सन। ओके, मतलब उन लोगों के बच्चे जो कुछ भी है वो पूरा इंसॉल्वेंट हो गया, वो मतलब ऐसा हो सकता है, कभी बहुत सारे टाइम ऐसा हो सकता है कि लोग बिजनेस करना शुरू किया, बट फिर बाद में क्या हो गया, वो लोग इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब उन लोगों का जितना पैसा लगाया पूरा पैसा डूब गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कुछ है ना, तो इस टाइम पर क्या हो सकता है, उन लोगों का मतलब और जैसे विड्रॉल ऑफ पार्टनर अनलेस अदरवाइज एग्रीड, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कभी भी उन लोगों के बीच में क्या हो सकता है, ट्रस्ट का जो मैटर हो सकता है ना, कि पार्टनरशिप फर्म मतलब एक अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, एक अटमोस्ट गुड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो वो अंडरस्टैंडिंग टूट जाएगा तो देन पार्टनरशिप फर्म भी क्या हो सकता है, उसका
मतलब खत्म हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, तो ड्यूरेबिलिटी लिखा रहता है। कैसे कैसे उसका ड्यूरेबिलिटी होगा, मतलब 2 साल बाद खत्म हो गया तो मतलब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो बिजनेस फार्म मतलब पार्टनरशिप फार्म टूट जाएगा या क्या, या चलते रहेगा, या 2 पार्टनर में किसी पार्टनर मर गया तो कंटिन्यू कैसे होगा, कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लिया तो कैसे इसका कंटिन्यूशन होगा, इसके बारे में पूरा लिखा रहता है कहाँ, एग्रीमेंट पर। ओके, देन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कि क्या होता है, ऑल पार्टनर्स कैन टेक पार्ट इन मैनेजमेंट और इट मे बी मैनेज्ड बाय वन और मोर पार्टनर्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। मतलब क्या हो सकता है कि जितने पार्टनर्स है सब पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, सब पार्टनर्स पूरा फार्म को मैनेज कर सकते हैं। ओके, ए बी सी जो पार्टनर 3 पार्टनर थे मान लो एग्जांपल, तो तीनों पार्टनर मिला के पूरा फार्म को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर मतलब उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बट और ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि सी बिजी है, बोला कि भाई मैं पैसा ही दूंगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं काम करूँ, सो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं मैनेजमेंट का कुछ नहीं कर पाऊँगा। सो दैट इसमें क्या हो सकता है, ए ने बोला ठीक है मैं काम करूँगा, ठीक है मैं पूरा सब कुछ मैनेज करूँगा, तो ये भी हो सकता है। ओके, माय पॉइंट इज क्लियर कि पूरा जितना फार्म में जितना पार्टनर्स है सब लोग मिलके फार्म का मतलब मैनेजमेंट हो सकता है, मैनेज कर सकते हैं। एंड देन एज वेल एज मान लो कि सबके मतलब सब नहीं काम करेंगे, उसके बदले में 1-2 काम करेंगे, 1-2 फार्म को मैनेज करेंगे, तो ये भी हो सकता है। क्लियर माय पॉइंट? सो क्या बोला, ऑल पार्टनर्स कैन टेक पार्ट इन मैनेजमेंट और इट मे बी मैनेज्ड बाय वन और मोर पार्टनर्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। मतलब दूसरे जो पार्टनर्स बिजी है, हो सकता है ना किसी को पार्टनर्स का दूसरा बिजनेस है, किसी पार्टनर्स का गवर्नमेंट जॉब है, वो उस टाइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है, तो इसके बदले में जो दूसरा पार्टनर्स है, रिमेनिंग पार्टनर्स है, वो लोग काम करेंगे। है क्लियर माई पॉइंट? देन लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको याद रखना। ओके, इसको याद रखना कि जो पार्टनरशिप फार्म का जो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, इसका जो लिमिटेशंस हम लोग कैसे डिमेरिट्स है, वो है क्या, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप का जो पार्टनर्स का लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा, वो लिमिटेड नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने बोला कि सर मैंने तो 20 लाख इन्वेस्ट किया, तो मेरा जो लाइबिलिटी होगा वो 20 लाख से होगा, 20 लाख से होगा। ओके, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। ओके, ऐसा नहीं हो सकता पार्टनरशिप फार्म में। इसको याद रखना कि पार्टनरशिप फार्म में क्या हो सकता है, जितना मतलब उनका जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगा। तुमने 20 लाख दे दिया मतलब इन्वेस्ट किया, ऐसा हो सकता है तुम्हारा लाइबिलिटी 40 लाख से हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है कि इतना ही होगा। जैसे कि कंपनी में तुम लोग देखोगे कंपनी में कैसा होता है, बट यहाँ पर नहीं होगा। सुनाओ, ये बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट, पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर्स कैन बी यूज टू पे डेट्स। मतलब इसको याद रखना। क्या होता है कि मान लो कि तुम लोगों ने 2 साल 3 साल तक बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद देखा कि भाई 2 साल, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स और आफ्टर 4 ईयर्स तुम लोगों ने देखा कि ये फार्म का जो मतलब पोजीशन से उसका जो ट्रेंडिंग है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब उसका ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, देन धीरे धीरे इसका नेगेटिव हो रहा है, मतलब रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो गया। तो देन तुम लोगों ने सोचा कि इसको मतलब जो जो बाहर जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है उसको कैसे, मतलब उसको तो पे करना होगा, जिससे माल लेके आए हो, प्रोडक्ट लेके आए हो बेचने के लिए, उनको तो पैसा देना होगा। जो जहाँ पर जिस मालिक का बिल्डिंग पर तुम लोग काम कर रहे हो उसका तो पैसा देना होगा। तो दस ऐसा बहुत सारे मतलब पैसा तुम लोगों को देना होगा। बट ऐसा क्वेश्चन आ गया कि तुम लोग कैसे दोगे, तुम लोग के पास उतना पैसा भी नहीं है कि फार्म तो ऐसे ही नेगेटिव रन हो रहा है, डाउन चल रहा है, पूरा नेगेटिव चल रहा है, तो तुम लोग कैसे करोगे। तो देन तुम लोगों ने देखा कि ऐसा 1 साल 2 साल 3 साल तक तुम लोगों ने बिजनेस को कंटिन्यू किया है और लॉस के साथ चला। बट आफ्टर 3 ईयर्स 4 ईयर्स तुम लोगों ने देखा नहीं हो पा रहा है, मतलब तुम लोगों का जितना इन्वेस्टमेंट तुम लोगों ने किया उसका डबल या ट्रिपल हो सकता है कि तुम लोगों का मार्केट में उतना लाइबिलिटी हो गया। ओके, एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगा। तो देन तुम लोगों ने सोचा कि ठीक है, लास्ट में डिसाइड कर लिया आफ्टर 4 ईयर्स तुम लोग डिसाइड किया ये बिजनेस को बंद कर देंगे। तो बंद जब करोगे तो तुम लोग ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों का जो जितना कैपिटल मतलब फार्म का जो जितना एसेट्स है उसको सपोज मान लो कि उसको बेच के जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी से और जो लाइबिलिटी से उसको तुम लोग पे करोगे। तो तुम लोगों का जो लाइबिलिटी से सपोज मान लो एग्जाम्पल हुआ 1 करोड़। ओके, और तुम लोगों के पास अभी फिलहाल कितना है, मान लो कि फिलहाल जो फार्म का पोजीशन से मतलब एसेट्स वगैरह क्या है उसको बेच के कितना मिलेगा, सपोज मान लो 50 लाख।
मतलब 50 लाख मिलेगा, और भी 50 लाख, मतलब तुम लोगों का लाइबिलिटीज था 1 करोड़, और तुम लोगों का जो लाइबिल एसेट्स है फिलहाल वो क्या है 50 लाख। मतलब अभी फिलहाल बेच बाज के मतलब जितना पैसा आया वो इतना पैसा कितना आया, 50 लाख आया, और भी बाकी ये 50 लाख तुम लोग क्या करोगे, पे करोगे, देन फिर भी तुम लोगों के पास क्या रह जाएगा, और भी 50 लाख मतलब देना होगा। ठीक है, इतना लाइबिलिटीज बाकी है, तो ये जो पैसा है तो उसको तो देना होगा, तो तुम लोग कहाँ से दोगे। तो देन लोग जो जिससे तुम लोगों ने मार्केट से पैसा मतलब प्रोडक्ट लेके आए हो, ये सामान लेके आए हो, और कुछ भी लेके कुछ भी किया, उसको तो पे करना होगा। तो तुम लोग बोलोगे सर हम लोग पे कैसे करेंगे, तो तुम लोग कैसे पे करोगे वो नहीं सोचेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो पर्सनल एसेट है, खुद का जो पर्सनल एसेट्स है मतलब घर है, वहाँ पर ये आ जाएगा। मतलब तुम कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में जाके बोलोगे सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये था बिजनेस, हम लोगों ने बिजनेस इन्वेस्ट किया, बट फिर हम लोगों ने लॉस, हम लोगों का लॉस आ गया, तो हम लोग कैसे पे करें, तो ये तो कोर्ट नहीं सुनेंगे। तो कोर्ट बोलेगा भाई ठीक है तुम लोगों ने बिजनेस किया, ये तो उसका तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, तुम लोगों का लॉस हुआ, ये जो तुमने दूसरे पार्टनर पर्सन से तुम लोगों ने प्रोडक्ट लेके आए हो, उसको तो क्लियर करना होगा। ठीक है ना, उसको तो क्लियर करना होगा। तो तुम लोग बिजनेस बेच के करो, नहीं तो खुद का जो पर्सनल एसेट्स है उसको बेच के उनका पैसा चुकाओ, ये होता है। इसको याद रखना। मतलब तुम लोग जब भी फ्रेंड वगैरह लोग क्या करोगे, बिजनेस करोगे, तो पार्टनरशिप फर्म का जो सबसे बड़ा जो मतलब लाइबिलिटी, मतलब जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, पर्सनल एसेट्स में आ जाएगा, तो घर भी बेचना हो सकता है। और यहाँ पर क्या हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी पार्टनर्स का कोई पार्टनर्स फाइनेंशियली बहुत ही पुअर है, उसके पास कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। इसको ये लाइन भी याद रखना कि एक कोई पार्टनर सब मान लो ए बी सी, और बी जो है ना, सी को मान लो कि सी जो है उसका पास घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, ही हैज़ नथिंग, ओके ही हैज़ नथिंग, बट कुछ भी नहीं है। फिर भी वो पार्टनरशिप फार्म है, देन 2-3 साल बाद उसका क्या हुआ, पूरा लॉस हुआ फार्म का। तो यहाँ पर जितना लाइबिलिटी होगा, तो कोर्ट के पास जब जाओगे, मतलब केस जाएगा, तो देन कोर्ट बोलेगा तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब जितना भी लाइबिलिटी है वो तुम लोगों को देना होगा, तुम लोग का जो पर्सनल एसेट्स है उसको बेच के दे दो। तो सी बोलेगा सर मेरे पास तो बेचने के लिए कुछ भी नहीं, मेरा घर भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं, नथिंग, आई हैव नथिंग, तो मैं कैसे क्या करूँ। तो उसका जो सी का जो लाइबिलिटी है ना, वो लाइबिलिटी जो पार्टनर स्ट्रांग है उसके ऊपर आ जाएगा। इसको याद रखना, उसका क्या हो जाएगा, उसके ऊपर ये आ जाएगा। मतलब ये है मेन डिसएडवांटेज। मतलब तुम लोगों ने 3 पार्टनर मिलकर बिजनेस शुरू किया, किसी एक पार्टनर्स का मतलब पूरा फार्म का लॉस आ गया, देन तुम लोगों ने सोचा कि पार्टनरशिप फार्म को बेच देंगे और ये इसको डिसॉल्व करेंगे, देन क्या हुआ, दो मतलब जब बेचा तब तुम लोगों ने देखा कि तुम लोगों का जो जितना लाइबिलिटी है उससे कम तुम लोगों का मतलब तुम लोगों ने मतलब बिजनेस को बेचने के बाद तुम लोगों को इतना पैसा मिला, और उसको पे करने के मतलब पे किया, वो जितना पैसा मिला सामान वगैरह बेच के, दुकान को मतलब फार्म को बेच के, जो कुछ मशीन वगैरह को बेच के जो भी मिला मिल के, उससे लाइबिलिटी पूरा क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो देन तुम लोगों ने क्या किया, देन तुम लोगों ने उसको मतलब पर्सनल एसेट में आ गए। मतलब जो तुम लोगों का जो घर वगैरह है, गाड़ी वगैरह, उसको बेचना शुरू कर दिया, उसको बेच के जो दूसरा एक्सटर्नल लाइबिलिटी उसको पे किया। क्लियर, ये है, मतलब इसको देख लो। और जो तुम्हारा जो कोई वीक पार्टनर है जिसका फाइनेंशियली बहुत ही वीक है, उसके ऊपर कोई मतलब कुछ नहीं हो रहा है, जो स्ट्रॉन्ग पार्टनर है उसके ऊपर पूरा लाइबिलिटी आ गए, मतलब उसको ही पे करना होगा। तो ये है मेन डिसएडवांटेज। ओके, और फीचर्स तो है ये। एंड सेपरेट एंटिटी, हाँ, ये जो कंपनीज है हम लोग जानते हैं कि कंपनीज क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है, बट पार्टनरशिप फर्म क्या है, पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, वो मालिक से अलग नहीं है। ठीक है, इसके लिए जो ऊपर मैं बोला ना कि क्या बोला कि पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर्स कैन बी यूज टू पे डेट्स, इसके लिए मतलब ये यहाँ पर तुम लोग ये नहीं कह पाओगे पार्टनरशिप फर्म अलग है और मैं मालिक मैं अलग हूँ, ये नहीं कह पाओगे। ठीक है, यहाँ पर ये है मेन। और एक प्रॉब्लम्स क्या बोला कि तुम ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं कह पाओगे कि भाई तुम और फार्म एंड ओनर और इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स वो दोनों अलग है, ये नहीं कह पाओगे। क्लियर माय पॉइंट, इसको याद रखना। ठीक है, तो ये फिलहाल मोटा मोटा जो हम लोगों का फीचर्स है, तुम लोग क्वेश्चन आएगा तो इसके ऊपर लिखना एंड नोट डाउन करना, हर वक्त नोट डाउन करना। हाँ, हम लोग जब न्यूमेरिक्स में आ जाएंगे नेक्स्ट वीक में, हम लोग न्यूमेरिक्स में आ जाएंगे, बोर्ड पर हम लोग क्लास लेंगे न्यूमेरिक्स में। ठीक है, वो न्यूमेरिकल हम लोग कैसे कैसे करेंगे पूरा देखेंगे।
बहुत ईजी है उसका। हम लोग देन एक दिन पूरा एक सीरीज लेंगे, पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, उसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास लेंगे। देन उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल शुरू पूरा एनसीईआरटी से लेकर अदर्स जो अच्छा अच्छा बुक्स है उसका भी हम लोग जितना भी न्यूमेरिक्स है उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मतलब ये इस क्लास का पोजीशन अभी फ़िलहाल ये है, ओके। देन हम लोग उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग राइट्स ऑफ पार्टनर्स इसके बारे में हम लोग देखेंगे और सीखेंगे, ओके। सो थैंक यू टू ऑल। अच्छा खुद का ख्याल रखना, ओके, थैंक यू।